अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी हैव टू डिस्कस चैप्टर नंबर 23 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, दैट इज़ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए. ठीक है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इज़ व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग अपने पिछले अराउंड 7 लेक्चर्स में. आज ये इस चैप्टर का 8th लेक्चर है और इस लेक्चर में वी विल सम अप आवर डिस्कशन. हम पूरा चैप्टर रैप अप करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि पिछले 7 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, आज हम क्या पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ आ जाएंगे, क्या कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाने चाहिए. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का पहला चैप्टर आपने सबसे पहले देखा कि जीन्स क्या हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, क्रोमोसोम्स की कॉम्पोजिशन क्या है, क्रोमोसोम्स प्रोटीन्स और डीएनए से बने होते हैं, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, जीन्स क्या हैं. फिर हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है. फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे कि डीएनए जो है वो किस तरह से रेप्लिकेट होता है. इसमें से एक था मीजल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट, जिसने ये बात प्रूव की कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, यानी कि हाफ कंजर्वेशन हो जाती है. ये बात हुई. उसके बाद हमने जो है डिस्कशन की ऑन ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट्स कैसे बनते हैं, मैसेंजर आरएनए किस तरह से बनता है. फिर हमने देखा कि ट्रांसलेशन क्या होती है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्ट बन गया है, जो एक तहरीर हमने ट्रांसक्रिप्ट मतलब कुछ लिखना, डीएनए को देख के हमने एक तहरीर लिखी, एक कहानी लिखी, एक स्टोरी लिखी. उस स्टोरी को हम कहा मैसेंजर आरएनए. उस स्टोरी को पढ़ के जो नतीजा सामने आना है वो है प्रोटीन का बनना. ठीक है, उस ट्रांसक्रिप्ट को देख के जो ट्रांसलेट किया जाएगा, उस जो एक तहरीर है उसकी जो ट्रांसलेशन होगी, उसका जो आउटकम होगा वो है प्रोटीन. तो डीएनए से उस तहरीर, उस ट्रांसक्रिप्ट का बनना, दैट वाज ट्रांसक्रिप्शन. फिर हमने इसको देखा कि इसमें किस तरह से 3 फेजेस होते हैं. एक्टिवेशन, प्रोमोटर्स जो है सीक्वेंस किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है, आरएनए पॉलीमरेज आके जो है वो एडिशन करना शुरू कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स की. तो ये थी हमारी डिस्कशन ट्रांसक्रिप्शन की. देन वी स्टडीड ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन ये था कि जो मैसेंजर आरएनए बन गया उसको किस तरह से राइबोसोम के लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के बीच में रखा जाएगा और जो है उसे वहाँ पे आरएनए जो है वो वहाँ पे मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा और कैसे उसके ऊपर मैसेंजर आरएनए एक धागे की तरह खिंचता चला जाएगा राइबोसोम के यूनिट्स के अंदर से. एक दफ़ा मैं बताती हूँ आपको. ये राइबोसोम का लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट, ऊपर लार्ज यूनिट, बीच में ये मैसेंजर आरएनए. ठीक है, मैसेंजर आरएनए एक धागा है, ये खिंचता चला जाएगा, इसके ऊपर ट्रांसफर्स आरएनए आके लगा है, उसके ऊपर जो यहाँ पे इस पे मैसेंजर आरएनए पे क्या होगा, कोडॉन्स, और ट्रांसफर्स आरएनए पे एंटी कोडॉन्स, और इनके ऊपर एक पूरा राइबोसोम का बड़ा यूनिट. ठीक है, तो क्या होता जाएगा कि अब वो ट्रांसफ़र आरएनए एक एक दाना, हर ट्रांसफ़र आरएनए एक ख़ास एंटीकोडॉन वाला, वो ख़ास एक एक अमीनो एसिड ला के देता जाएगा. और राइबोसोमल आरएनए की जो पी साइट है, पॉलीपेप्टाइड साइट, वहाँ पे जो है वो प्रोटीन की डिपोजिशन शुरू हो जाएगी. आखिर में स्टॉप कोडॉन, जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टॉप कोडॉन आएगा तो उस स्टॉप कोडॉन को रीड किया जाएगा, और जब स्टॉप कोडॉन आता है वो किसी प्रोटीन को, किसी अमीनो एसिड को कोड या नहीं करता. तो इस वजह से फिर क्या हो जाएगा, जब कोई प्रोटीन कोड नहीं हो रही, कोई अमीनो एसिड कोड नहीं हो रहा, तो स्टॉपेज हो जाएगी ट्रांसलेशन की. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन जो है ऑफ translation and transcription ends, which is the central dogma of life, central dogma of biology. वो चीज़ जिसकी बेस पे जो है ज़िंदगी की बुनियाद है, जिस पे की बेस पे ज़िंदगी चलती है, दैट इज़ डीएनए. और डीएनए से रिलेटेड उसकी ट्रांसक्रिप्शन होना, उसकी रेप्लिकेशन होना और उसकी ट्रांसलेशन होना. दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली. फिर हमने देखा कि म्यूटेशंस क्या होती हैं, चेंजेस क्या होते हैं इन डीएनए और इन योर जेनेटिक मटेरियल. फिर हमने कल जहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म किया था, डिस्कशन को छोड़ा था, दैट वाज कि म्यूटेशंस होती क्यों हैं. ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न कि म्यूटेशंस होती हैं, क्या सोर्सेज होती हैं उसकी. हमने देखा केमिकल, फिज़िकल और
बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है। 3 फिर उसमें हमने देखा केमिकली कौन कौन से केमिकल्स, जैसे कैन मटेरियल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, CFCs हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो ये काम कर सकती हैं। फिर फिज़िकल में आपके पास रेडिएशंस आ जाती हैं, एक्सरेज आ जाती हैं, और ये इस तरह से सो एंड सो फोर्थ। बायोलॉजिकल में कोई भी एबरेशन, कोई भी बायोलॉजिकल इशू जैसे कि मियोसिस वगैरह में, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ट्रांसपोजॉन्स आ गए। ट्रांसपोजॉन्स जंपिंग DNA मैंने बताया था। पोजॉन इज पोजीशन, ट्रांस इज चेंजिंग पोजीशन, जंपिंग पोजीशंस, ठीक है। तो ये 3 रीज़न हो गई आपकी म्यूटेशंस की। अब इसमें एक और चीज़ आपके पास आती है, बल्कि एक और क्या, यही चीज़ें की जो 3 टाइप्स थी, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ म्यूटेशन। तो जो चीज़ म्यूटेशन कॉज करती है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेन, ठीक है। म्यूटेशन कॉजिंग थिंग इज कॉल्ड म्यूटाजेन। अब हम डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पे। सोर्सेज हमने देख ली, नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, कितनी तरह की म्यूटेशंस हो सकती हैं, फिर उनमें फर्दर क्या क्या होता है। म्यूटाजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ म्यूटेशन इन DNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसी DNA के मॉलिक्यूल के अंदर म्यूटेशन का होना, ठीक है, उसकी जो प्रेजेंस है म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या है, एक चेंज। जैसे ये एक DNA का टुकड़ा होगा किस तरह, डबल हेलिक्स, लेकिन ईज के लिए ऐसे बनाया, ATGC बेस पेयर्स, GC होगा, फिर GC, कोई भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, AT। अब नॉर्मली यहाँ पे क्या होना चाहिए, AT होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ AC आ गया, ठीक है, या यहाँ पे हर जो DNA उसके अंदर यहाँ पे AT होता है, लेकिन इस वाले में GC आ गया, तो ये कोई चेंज होने की वजह से, इस चेंज होने को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। अब जिस मैसेंजर RNA का कोड, ये कोड था, ठीक है, ये 3 अमीनो एसिड्स का एक कोड होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड होता है, ठीक है। अब ये कोड तो ख़राब हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, A, लेकिन अब यहाँ पे A नहीं है जबकि G है, ठीक है। तो ये कोड ख़राब हो गया। अब जो इसको मैसेंजर RNA का ट्रांसक्रिप्ट बनेगा वो गलत बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर CCA होता तो यहाँ पे क्या होता, G और A के ऑपोजिट यूरासिल, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी G है, तो यहाँ पे एक C यानी साइटोसिन लग जाएगा। तो अब इससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी है तो ख़राब होगी, या बनेगी नहीं, क्योंकि ये किसी प्रोटीन को हो सकता है कोड ही ना करता हो। तो इस तरह से जो है आपकी पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म ख़राब हो जाएगा। दैट इज़ हाउ म्यूटेशंस वर्क। अब हम देखेंगे इसको डिटेल में तो हमें पता चल जाएगा। There are 2 types of mutation on the basis of mutagenesis, that is natural और spontaneous and induced, ठीक है। अगर आप जो है म्यूटेशन को बेसिक्स के ऊपर क्लासिफाई करें तो वो क्या होगा कि एक तो नेचुरल जो कि खुद हो जाती है, और एक हो जो इंड्यूस्ड, ठीक है। तो म्यूटेशन के टाइप्स, नेचुरल, इंड्यूस्ड। कोई जो है म्यूटेशन कुदरत की तरफ से खुद से हो गई, कोई चेंज आ गया, और इंड्यूस्ड वो जो आपने करवाई, ठीक है, खुद से स्पॉन्टेनियसली इंड्यूस करवाई, ठीक है। अच्छा, द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन टेक्स प्लेस नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो म्यूटेशन होगी वो क्या कहलाएगी, नेचुरल या स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नेचुरल या स्पॉन्टेनियस। Other one is called induced mutation, which is occurred by external factors for the establishment of new varieties of organisms. Gene and chromosomal mutation. There are 2 other types of mutations on the basis of site of mutation and to what extent. That is gene mutations and chromosomal mutations. कहते हैं कि अगर आप साइट ऑफ म्यूटेशन और किस हद तक म्यूटेशन हुई है इसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो क्या होंगी, एक तरह की एक टाइप्स तो ये होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये क्या थी कि वो म्यूटेशंस किस तरह से हुई, अगर आपने खुद कर ली तो वो इंड्यूस्ड, अगर नेचर की तरफ से हुई तो वो नेचुरल। एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। दूसरी इसकी क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है कि क्रोमोसोमल और जीन के लेवल पे, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल और जीन के लेवल पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होंगी या जीन म्यूटेशंस होंगी, यानी कि किस एक्सटेंट पे, किस साइट पे, किस जगह पे, ठीक है, जीन की जगह पे या क्रोमोसोम इज पूरा दैट होल बॉडी, जबकि जीन क्रोमोसोम के एक छोटे से टुकड़े को कहेंगे, DNA का एक पार्ट, स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम जीन कहेंगे, ठीक है।
तो किस लेवल पे, किस एक्सटेंट पे, किस हद तक होगी, इसकी बेसिस पे दो टाइप्स होंगी म्यूटेशन की। जीन म्यूटेशन में भी पॉइंट म्यूटेशंस एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, ठीक है। जीन म्यूटेशंस को वो कहता है कि या तो ये पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकती है। अब असल टाइप्स हमारे पास दो ही हैं, जीन या क्रोमोसोमल। एक टाइप इज क्रोमोसोमल, द अदर इज जीन। अब इसमें क्या है, या तो फ्रेम शिफ्ट हो सकता है, अब बताती हूँ ये क्या है, या फिर पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। अब एक दफ़ा रीड करें, फिर इसी डायग्राम से आपको समझा देती हूँ। पॉइंट म्यूटेशन causes change of one or few nucleotides in the DNA. Some points mutations occur due to spontaneous pairing errors, ठीक है। Purine replaced by pyrimidine, pyrimidine replaced by purine, vice versa. Frame shift, one or more nucleotides either deleted or inserted in the DNA of gene, ठीक है। अब क्या है कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है, एक पॉइंट, एक डॉट, एक स्पेसिफिक हिस्से पे, जैसे यहाँ ए के बजाय कोई और आ जाए, ठीक है, जीन आ जाए, या टी इस तरफ होनी थी, इस तरफ होनी थी, स्ट्रैंड्स में चेंज हो जाए, या फिर जो है ए टी के बजाय यहाँ पे जी सी आ जाए, तो ये पॉइंट म्यूटेशन होगी। जबकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि एक से एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जो है वो या तो डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए, ठीक है। क्या मतलब, यानी कि आपने एक यहाँ से एक ये पूरा एक फ्रेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस उठ के किसी दूसरी जगह पे चला जाए, या फिर ये पूरे तीन इस डीएनए के अंदर, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये तीन जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये प्रेजेंट ही ना हो, या इसमें तीन एक्स्ट्रा आ जाए, सी जी सी, ठीक है, या एक पूरा सा एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम उसका शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जबकि दूसरे वाले में जो आपकी पॉइंट म्यूटेशन थी उसमें पेयरिंग एरर्स होंगे, ठीक है। यहाँ जिस जगह प्यूरिन होनी थी वहाँ पायरिमिडीन, टी की जगह ए की जगह टी, इस तरह के चेंजेस, या फिर जो है आपस में रिप्लेस हो जाए या फिर एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, पायरिमिडीन रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन, प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन। क्या मतलब है कि जहाँ प्यूरिन आनी थी, एक प्यूरिन आनी थी, वहाँ कोई और प्यूरिन आ जाए, कोई और, मतलब हमारे पास दो प्यूरिन्स होती हैं ना, और दो पायरिमिडीन्स होती हैं, ठीक है। तो उस एक प्यूरिन की जगह दूसरी प्यूरिन, मतलब जी की जगह सी आ जाए, ठीक है, या पायरिमिडीन की जगह दूसरी पायरिमिडीन आ जाए, ठीक है। प्यूरिन्स आर योर सी टी, पायरिमिडीन्स आर, ठीक है। तो अब क्या है, प्यूरिन, एक प्यूरिन की जगह दूसरी प्यूरिन, एक पायरिमिडीन की जगह दूसरी पायरिमिडीन, या एक पायरिमिडीन की जगह दूसरी प्यूरिन, या इसी को वाइस वर्सा। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं ये एक की जगह दूसरी, दूसरी की जगह तीसरी, सिर्फ रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं, प्यूरिन की प्यूरिन से, पायरिमिडीन की पायरिमिडीन से, या पायरिमिडीन की प्यूरिन से, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये पॉइंट म्यूटेशंस। और फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि एक ग्वानिन एक जगह पे आ गया जहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, या साइटोसिन जिस जगह पे होना था वहाँ पे वो है ही नहीं, इंसर्शन हो रही है या डिलीशन हो रही है पूरे पूरे न्यूक्लियोटाइड्स की, तो एक फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं या क्रोमोसोमल एबेरेशंस। तो ये जो हमने कहा कि दो टाइप्स हैं म्यूटेशन की, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, उसमें जो हम जिस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा समझते हैं वो साइट और एक्सटेंट की बेस पे, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम और क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एबेरेशन, ठीक है, क्रोमोसोमल एबेरेशन। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। It occurs during meiosis when due to certain mutagen chromosome is broken down into many pieces but later on you reunite. Its new pattern becomes changed from original one. क्या कहते हैं कि अगर क्रोमोसोम्स जब मियोसिस के दौरान उनकी जो है कंडेंसेशन हो रही होती है, फिर क्या होता है कि उस टाइम पे अगर ब्रेक डाउन हो जाए क्रोमोसोम्स का, तो क्या होगा कि अब जो नया पैटर्न बना है उसमें क्रोमोसोम्स पेरेंट की तरह, पेरेंट सेल की तरह नहीं होंगे और एक चेंज पैटर्न आ जाएगा। उस चेंज को हम क्या कह देंगे, म्यूटेशन, ठीक है। अब क्रोमोसोम के लेवल पे म्यूटेशंस किस तरह से हो सकती हैं, डिलीशन या डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। डिलीशन, डिफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन, ये चार टाइप्स हो जाएंगी क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एबेरेशंस की। डिलीशन या डेफिशिएंसी, नाम से पता चल रहा है क्रोमोसोम डिलीट हो गया, है ही नहीं, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, 45 हो गए, ठीक है। डुप्लीकेशन, ठीक है, एक क्रोमोसोम एक दफ़ा से ज़्यादा प्रेजेंट है, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, 47 हो गए, ठीक है। या फिर
है 46 ही, मगर क्रोमोसोम नंबर 1 2 दफ़ा है, ठीक है, 1 एक दफ़ा फिर 1 एक दफ़ा, तो एक क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। देन इन्वर्जन, व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स इन्वर्टेड इट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन, इट कैन बी आइडेंटिफाइड जेनेटिकली बाय द अल्टरेशन ऑफ द जेनेटिक मैप। एक पार्ट क्रोमोसोम का जो इस क्रोमोसोम में होना चाहिए था वो किसी और में चला गया या उलट हो गया जिस तरह से वो पार्ट होना चाहिए था। ट्रांसफर्स ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इन्वर्जन में क्या था कि एक पार्ट उल्टा हो रहा है, वो पार्ट जो है अगर अपसाइड डाउन होना चाहिए था तो वो डाउन साइड अप हो जाएगा, जबकि ट्रांसलोकेशन में क्या है कि एक क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पास चले जाना, एक हिस्से का, इसका जो ये एक क्रोमोसोम है इसका ये वाला आर्म इस क्रोमोसोम के जो है इस क्रोमोसोम के पास चला गया है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसका ये हिस्सा यहाँ चला गया, ये क्या हो गई, इसकी ट्रांसलोकेशन हो गई। तो ये क्रोमोसोमल एबरेशंस की टाइप्स हो जाती हैं। फिर आती है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अगर जो है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर ड्यू टू एडिशन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एनीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। ये क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या प्लस हो जाए या माइनस हो जाए या गेन हो जाए या लॉस हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनीप्लॉइडी। डायप्लॉइड डबल हो जाना, मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड हाफ हो जाना। तो एनीप्लॉइड होना क्या मतलब, ये कोई जो है नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल से कम क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जैसे कि मोनोसोमी, ठीक है। एनीप्लॉइडी में फिर क्या है, क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम एक जो है किसी का मसला होगा तो दैट इज़ मोनोसोमी, ठीक है, जो कि किस में होती है, टर्नर्स सिंड्रोम में होती है। उसमें क्या होता है 2n-1। मोनोसोमी किस में होती है, टर्नर्स सिंड्रोम। पीछे जब हमने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन के पैटर्न्स पढ़े थे तो वी डिस्कस दिस टर्नर सिंड्रोम, अभी आगे भी एक दफ़ा देखेंगे। तो टर्नर्स सिंड्रोम में क्या होता है कि एक आपके पास माइनस हो जाता है, एक कम हो जाता है, 2n है, डिप्लॉयड है, उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक की कमी होती है। नलिसोमी यानी कि लॉस ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक जगह पे नल हो जाएगा, ठीक है। फिर है ट्राइसोमी, फॉर एग्जांपल क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। टेट्रासोमी, एडिशन ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, 2n-1 टर्नर सिंड्रोम में आपके पास कमी हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद नलिसोमी, 2n-2 लॉस ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर एक क्रोमोसोम जाएगा, जो कि टर्नर सिंड्रोम में होता है, एक क्रोमोसोम कम होता है, कितनी होनी चाहिए, 46, टर्नर सिंड्रोम में कितने होते हैं 45, ठीक है, तो 45 एक क्रोमोसोम कम टर्नर सिंड्रोम में। अच्छा, मैं बाकी सबके नाम लिखती जाती हूँ। एक हो गई आपके पास मोनोसोमी, एक है आपके पास नलिसोमी। नलिसोमी में क्या है कि एक पेयर कम है, तो नलिसोमी को आप कैसे लिखेंगे, 2n-2, ठीक है। डिप्लॉयड में से दो कम है, दो क्या बनाते हैं, दो क्रोमोसोम मिलके एक जोड़ा बनाते हैं ना, तो एक पेयर या एक जोड़ा कम है। फिर है आपके पास ट्राइसोमी, ठीक है। ट्राइसोमी में क्या होगा कि लॉस ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर ट्राइसोमी में एक ज़्यादा अगर हो जाए दैट इज ट्राइसोमी। नलिसोमी में क्या था, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कम है। ट्राइसोमी में 2n+1, सिर्फ एक दाना ज़्यादा हो गया। 46 है इंसानों में तो 47, अगर ड्रोज़ोफिलिया उसमें 8 है 9 हो जाएंगे, तो ड्रोज़ोफिलिया की ट्राइसोमी है। फिर उसके बाद आपके पास बात आती है टेट्रासोमी की। टेट्रासोमी में क्या है, एडिशन ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पूरा एक पेयर ज़्यादा हो जाएगा, टेट्रासोमी। ये किस में होगा, 2n+2। अब जो हमने इंसानों में एग्जांपल्स देखी, मोनोसोमी की टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक सिर्फ ज़्यादा होता है दैट इज़ क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम, और जिसमें जो है वो दो ज़्यादा हो जाते हैं, एक पूरा होमोलोगस पेयर, दैट इज़ डाउन्स सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई आपके पास कुछ एग्जांपल्स ऑफ एनीप्लॉइडी, जिसमें ज़्यादा या कम हो रहे हैं योर क्रोमोसोम्स। There is another condition in which organism shows a change in one or more a complete set of haploid chromosomes called euploidy. अब euploidy क्या है कि आपके पास एक
या पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाए, ठीक है। यानी कि अगर 23 थे तो 46 हो जाएं, 46 थे तो उसका डबल हो जाए, ठीक है, 46 + 46 हो जाए, कितने हो गए 8 9 92 हो जाए। इस तरह से अगर चेंजेस आए, या 46 थे उसका हाफ हो जाए, तो इसे हम कहेंगे यूप्लॉइडी, पूरे पूरे सेट्स चेंज हो रहे हैं। जैसे कि मोनोप्लॉइड सिंगल सेट, ट्राइप्लॉइड 3 सेट्स, टेट्राप्लॉइड 4 सेट्स, पेंटाप्लॉइड 5 सेट्स। इट इज़ फेवरेबल इन प्लांट्स, प्लांट्स में फेवरेबल है, जबकि एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं है। वन रीजन इज दैट सेक्स बैलेंस इज इंपॉर्टेंट इन एनिमल्स एंड वेरिएशन फ्रॉम हैप्लॉइड नंबर्स रिजल्ट्स इन स्टेराइलिटी। के जो इंसान जिनके अंदर जो 2n होंगे यानी कि हैप्लॉइड n नहीं होंगे, वो इंसान स्टेराइल होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो इंसानों में अपनी आप को जो है जनरेट करने का, अपने आप को आगे बढ़ाते रहने का क्या चीज़ होती है, क्या तरीक़ाकार होते हैं? यही तो होता है कि हम अपने जो सेल्स हैं अपने आप को ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें, अपने बच्चे पैदा करें। अगर बच्चे ही पैदा नहीं हो करेंगे तो वो नस्ल जिसके अंदर 3n या 4n होगा या 2n होगा, वो कैसे आगे पास ऑन होगी? तो इसीलिए हमारे जो गैमीट्स होते हैं इंसानों के या और एनिमल्स के, लिविंग जो एनिमल किंगडम के अंदर चीज़ें आती हैं, उनके अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर 2n भी हो सकता है, उनका टोटल सेट भी 3n 4n हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई खास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी ऑर्गन्स बेस्ड नहीं हो रही होती है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशंस में वो बताते हैं कि हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूटेशंस क्या हैं। ये सारे हार्मफुल एस्पेक्ट्स ही तो हैं कि एक इंसान कहीं टर्नर सिंड्रोम हो रहा है, कहीं उसको कुछ हो रहा है, डाउन्स हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर्स चेंज है। तो ये सारे, फिर इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर्स जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया वगैरह, ये भी म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। तो ये हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं। फिर यूज़फुल एस्पेक्ट्स में क्या बात है कि ये इंसान को, ये जानदार को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एवोल्यूशन करने में हेल्प करता है, यानी कि इवॉल्व करने में, बेहतर अडेप्ट करने में किसी जगह पे। जैसे कि किसी चीज़ की ज़रूरत होती है आपको, ओवर द पिछले 1000 साल में इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ताला ने ऐसी सिस्टम किया, इस तरह के हमारे जीन्स के अंदर चेंजेस आए कि जैसे कोई ख़ास कान हमें बहुत तेज़ चाहिए थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी कि पहले कान काम नहीं करते थे। ये एक सिर्फ फर्जी मिसाल दे रही हूँ। तो इस तरह की जीन्स आई जिन्होंने कानों का काम करवाना तेज़ करा दिया और म्यूटेशन करा दी। तो ये इस तरह की कुछ म्यूटेशंस जो हमें एवोल्यूशन में, किसी जगह पे रहने में, किसी जगह पे बेटर अडेप्ट करने में मदद दें, वो हार्मफुल नहीं होंगी, वो हमारे लिए वो म्यूटेशंस यूज़फुल होंगी, ठीक है। अब अगर हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल एबरेशंस को थोड़ा डिटेल में देख लें तो लेट्स सी सम ऑफ द जो क्रोमोसोमल एबरेशंस हैं, कुछ एनिप्लॉइडीज़ हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर्स और डाउन सिंड्रोम, इनकी डिस्कशन करते हैं। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया एक डिजीज़ है, उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबरेशन, इसमें आपके पास पहली क्या आ जाती है, डाउन्स सिंड्रोम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम को हम और भी क्या कहते हैं, मंगोलिज्म, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, वो मंगोल्स की तरह लगते हैं, ठीक है। मंगोल्स कैसे कि थोड़े जैसे आप चंपक सा एक उनका अपीयरेंस होता है, आँखें ऐसे थोड़ी छोटी सी होती हैं और ऐसे वेब्ड सी होती हैं, गर्दन उनकी यूँ होती है, वेब्ड होती है, हाथ उनके छोटे छोटे और चबी चबी होते हैं। अक्सर अपने आसपास देखे होंगे वो लोग, और आप कहते हैं कि ये एबनॉर्मल है। वो लोग एबनॉर्मल नहीं होते, उनको एबनॉर्मल फील नहीं कराना चाहिए। इंतहाई हसास लोग होते हैं, छोटे छोटे, उनके सर थोड़े छोटे होते हैं, हाइट कम होती है, ज़्यादातर थोड़े से बल्कि भी होते हैं। The affected person contains an extra autosomal chromosome number 21, ठीक है। तो इसको हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरा डाइप्लॉइड तो होता है वो, ठीक है, लेकिन उसके पास क्रोमोसोम नंबर 21 की 2 कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, इस क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो ये ट्राइसोमी 21 होती है। फिर उसके बाद क्या है कि ट्राइसोमी 2n+1। आई थिंक हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक की है इसको लिखने में। टेट्रासोमी इज़ 2n+2, लेकिन डाउन सिंड्रोम 2n+1 की एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है, ठीक है। टेट्रासोमी की नहीं है, ये ट्राइसोमी 21 होती है डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। अच्छा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम दोनों किसकी एग्जांपल है, ट्राइसोमी की। टेट्रासोमी की एग्जांपल ये नहीं है। टेट्रासोमी में होता है 2n+2, मगर डाउन सिंड्रोम में 2n+1 है। डाउन सिंड्रोम में कौन सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये ट्राइसोमी 21 कहलाती है, क्योंकि 21 ज़्यादा हो गया।
इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई जे लैंगडन डाउन, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको, जिनका नाम था लैंगडन डाउन। तो इस वजह से इस डिजीज़ को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है मियोसिस के अंदर, तो वो जब अलग नहीं हो पाते तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 जब अलग नहीं अगर हो पाए तो क्रोमोसोम नंबर 21 दो रह जाते हैं एक गैमीट के अंदर, और जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 47 क्रोमोसोम्स होंगे। 47 तो होंगे, हर क्रोमोसोम एक होगा, एक क्रोमोसोम 1 एक, 2 एक, 3 एक, 4 एक, क्रोमोसोम नंबर 20 तक एक होंगे, फिर क्रोमोसोम नंबर 21 दो दफ़ा आएगा, 21 फिर 22 और 46 तक, ठीक है। तो ये उनके अंदर सीन होता है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती हैं इनके अंदर, एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, स्केलेटल मसल की मैचुरेशन नहीं हो पाती, वो डिले हो जाती है, और जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है वो लोग बहुत शॉर्ट हाइट होती है, उनकी मसल्स पुअर होते हैं, फैट्स उनके अंदर ज़्यादा होते हैं, फेस उनका फ्लैट और ब्रॉड होता है, टंग उनकी थोड़ी सी बाहर को ऐसे ऐसे करके बाहर निकाली होती है, ऐसे देख रहे होते हैं, थोड़े से परेशान से रखते हैं, लेकिन बहुत सादा और बहुत मासूम होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन उनकी थोड़ी होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि उन्हें कुछ समझ नहीं आए, लेकिन नर्वस सिस्टम उनका थोड़ा डिफेक्टेड होता है। उसके अलावा जो थंब और सेकंड टो है वो उनके दरमियान में गैप होता है, बाकी फिंगर्स उनकी इस तरह से वेब्ड होती है, जैसे हमारी बिल्कुल अलग है, उनकी थोड़ी सी चिपकी सी होती हैं, और हैंड्स शॉर्ट, छोटे गोल हाथ होते हैं, मतलब कान छोटे होते हैं, मुंह भी थोड़ा साइज़ छोटा होता है सर के हिसाब से, और थोड़ा राउंड सा होता है, और इस जगह पे उनके ज़्यादा स्किन होती है, तो वो ऐसे लगता है कि सर उनकी गर्दन बहुत चौड़ी सी है। आइज़ उनकी स्क्विंट होती हैं, स्क्विंट मतलब वो जो ऐसे कट करके देखते हैं, तो इस तरह की उनकी आइज़ नेचुरली होती हैं। फिर स्मॉल ईयर्स होते हैं, स्मॉल माउथ, शॉर्ट हैंड्स विद शॉर्ट फिंगर्स, गैप बिटवीन लार्ज टो एंड सेकंड टो, पाँव की जो पहली और दूसरी उंगली होती है उसके दरमियान में अच्छा खासा गैप होता है। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 16 साल तक होती है, मगर अक्सर देखा भी गया है अगर अच्छा ख्याल रखा जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए तो 40-50 साल के भी डाउन सिंड्रोम वाले लोग प्रेजेंट होते हैं। ट्रीटमेंट इसका कोई ख़ास नहीं है, बट डाउन सिंड्रोम की मेजरमेंट ये कि आप मेडिकल चेकअप करें, कोई चीज़ की ज़्यादा ख़राबी हो जाती है उसकी सर्जरी हो जाती है, डॉक्टर काउंसलिंग करता है, वरना ये क्रोमोसोम के लेवल पे पूरे एक क्रोमोसोम की एडिशन है, क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी है, ठीक है। तो इस वजह से इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है। देन सेकेंड डिजीज़ इज़ क्लाइनफिल्टर्स। क्लाइनफिल्टर्स में क्या होता है, इफ़ द XX गैमीट जॉइंस अ Y गैमीट, तो ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि देयर इज एक्स्ट्रा 21th क्रोमोसोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि नॉर्मल है, ठीक है, XXY, एक क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम उसके पास ज़्यादा होता है, ठीक है, आप कह लें Y ज़्यादा है या X ज़्यादा है, ठीक है, दोनों XY उसके पास हो जाते हैं। जबकि आपकी बुक में ये लिखा है कि XX का अगर गैमीट हो और उसके पास एक Y क्रोमोसोम भी आ जाए, XXY बन जाए, ठीक है। तो इनके अंदर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्टेराइल मेल वाले, कि ये इसके अंदर Y क्रोमोसोम की वजह से मगर विद XX प्रेजेंट है, तो ये मेल तो होगा मगर स्टेराइल होगा, इसके अंदर बच्चे पैदा करने की, स्पर्म प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। इसके अंदर मेल जेनिटल ऑर्गन्स होंगे, टेस्टिस और पिनाइल ऑर्गन और स्क्रोटम वगैरह मर्दों वाला होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी मर्दों वाली होगी, लेकिन कुछ और चीज़ें औरतों वाली होंगी, जैसे कि आवाज़ औरतों जैसी होगी, ब्रेस्ट जो है वो फीमेल्स जैसा होगा, और इंटेलिजेंस, समझदारी, नॉर्मल IQ जो है वो इसका नॉर्मल इंसान से कम होगा। इसका ट्रीटमेंट भी ऐसा कुछ नहीं है, बस क्या है कि ये मर्द है, ठीक है, जेनेटिकली मर्द है, मगर इसकी कुछ अंदर इसके अंदर औरतों वाले फीचर्स आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, ठीक है। तो स्टेराइल मेल होगा। ट्रीटमेंट इसका ये कि आप इसे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दें ताकि जो है इसकी बॉडी वो मर्दों की तरह ज़्यादा काम करना शुरू कर दे, और इसमें जो है कि ये ट्रीटमेंट इसको एक नॉर्मल लाइफ तो दे देती है कि ये बिल्कुल औरतों जैसा ना लगे, मर्द जैसा लगे, लेकिन स्टेराइलिटी यानी कि जो उसकी बच्चे पैदा करने की एबिलिटी है वो ख़त्म जो हुई होती है, ये इसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो सारी ज़िंदगी इनफर्टाइल ही रहता है। फिर अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल्स होती हैं मगर उनके अंदर एक क्रोमोसोम की कमी होती है। क्या होता है, 2n-1, तो उनमें 46-1 कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 45। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, XO, ठीक है, XO, O का मतलब है नल, नहीं होना, तो एक क्रोमोसोम की उनमें कमी होती है, और ये होती क्या है, फीमेल्स होती हैं। इनके अंदर फिर क्या होता है
कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, एक नॉर्मल औरत, और उसके अंदर जो फीटस है, जो बेबी है, वो उसको टर्नर सिंड्रोम है, तो वो बेबी वैसे ही उसकी डेथ हो जाती है, ज़्यादातर तो पैदा ही नहीं होते। अगर सर्वाइव कर लें और पैदा हो जाए तो XO पे टर्नर सिंड्रोम का जो जीनोटाइप है इस ऐसे इंडिविजुअल्स की अपीयरेंस फीमेल्स जैसी होती है। जिनको क्लाइन फिल्टर होता है वो मेल्स जैसे होते हैं, जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है वो फीमेल्स जैसे होते हैं। और डाउन सिंड्रोम में तो क्या था, ऑटोसोम, क्रोमोसोम नंबर 21 जो कि एक ऑटोसोम है वो ज़्यादा है, तो वो तो मर्दों में भी, मर्द अगर फीटस होगा, मेल फीटस होगा उसमें ज़्यादा हो जाए या फीमेल फीटस में, तो वो सेक्शुअल कैरेक्टर्स पे तो इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, अब जो है जो आपके टर्नर सिंड्रोम वाले जो फीमेल्स हैं उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा मोल्स हो सकते हैं, उनकी नेक और बैक ऑफ इस तरह से जो लो हेयर लाइन होगी और बैक ऑफ नेक के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये बैक ऑफ नेक है, हम लोग के बाल यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं उनके, लेकिन बाल थोड़ा नीचे तक एक्सटेंड करेंगे। बोन्स उनके अंदर अजीब तरह की होंगी, ख़ास तौर पे हैंड्स और एल्बोज़ की, कोहनी और हाथ की बोन्स, और एक एडिमा होगा उनके अंदर। एडिमा क्या है कि सेल्स के अंदर से, कैपिलरीज के अंदर से फ्लूइड का निकल के सेल्स का जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उसके दरमियान आ जाना, पानी का निकलना, ठीक है, प्लाज्मा का निकलना, उसकी लीकेज, उसकी वजह से हाथ जो है वो फूले फूले लगेंगे जैसे अंदर पानी पानी सा है। ऐसी जो फीमेल्स होंगी उनका ट्रीटमेंट ये होगा कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन दिया जाएगा और ERT, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू से ही दी जाएगी। फिर उसके बाद आती हैं कुछ जीन म्यूटेशंस जिसमें है आपके पास सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि आपका जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है वो बाइकनकेव डिस्क की शेप का होता है, ठीक है, या कुछ ऐसा कह लें, बाइकनकेव डिस्क की शेप का होता है, जबकि सिकल सेल के अंदर वो सिकल वो खुरपी होती है, जिससे माली जो नहीं तेज तेज जैसे चीज़ होती है जिससे घास काटते हैं, तो वो क्या कैसे ऐसे तेज तेज सी इस तरह की नोक होगी उसकी और कुछ इस तरह की शेप हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स की। और ये क्यों होता है, जीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है। किस जीन के अंदर, पॉइंट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन की जो जीन म्यूटेशन की एक टाइप थी, जब वो होती है किस जगह पे, 6th अमीनो एसिड, ठीक है, जो क्रोमोसोम वो अमीनो एसिड जो कि हीमोग्लोबिन बना रहे थे उसको कोड कर रहा था, उसके अंदर क्या होता है, उस चेन के अंदर 6th अमीनो एसिड पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, ठीक है, 2 अमीनो एसिड है, एक ग्लूटामिक एसिड और एक वेलिन। हम हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है, इसकी क्या मतलब है कि ये बहुत सारे अमीनो एसिड से बनी होगी, अमीनो एसिड के सीक्वेंस, इसके अंदर 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो इसकी जो अल्फ़ा चेन है उसके अंदर क्या होगा, और इसकी जो बीटा चेन है उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह या ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाएगा, ठीक है। जब ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होगी और सेल किस तरह का हो जाएगा, सिकल सेल शेप्ड हो जाएगा। और सेल की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी। बॉडी को हर जगह कम ऑक्सीजन मिलेगी, बॉडी क्या हो जाएगी, एनीमिक हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट कुछ ख़ास नहीं है, सिम्टम्स आपने ट्रीट करने होते हैं और डाइट वगैरह का ट्रीटमेंट होगा। इसके जो सिम्टम्स है उसमें क्या होगा कि जब आपको पेन होगा, फीवर होगी, फटीग होगी क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रही है, जॉइंटस होगा, डैमेज होंगे ऑर्गन्स वगैरह। फिर एक और आपके इसका ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, फॉलिक एसिड दिया जाए क्योंकि फॉलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स को बनवाता है। फिर आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी एक पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया भी, फिनाइल कीटोन्यूरिया भी। तो इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है, अच्छा सिकल सेल एनीमिया में क्या था, सिकल सेल किसकी शेप सिकल की जरा हो जाएगी, सिकल मैंने क्या कहा, वो खुरपी तेज सी जिससे माली घास काटते हैं उसकी तरह शक्ल हो जाएगी। और क्या होगा, अनीमिया। अनीमिया मतलब क्या, रेड ब्लड सेल्स का कम होना या फिर हीमोग्लोबिन का कम होना। अगली चीज़ है फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। यूरिया जब लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब है कि यूरिन में आना, किसका आना, फिनाइल कीटोन का यूरिन में आना। अब इसमें क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर एक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। हमारे अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, टायरोसिन है, एलेनिन है, एस्पार्टेट है, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जिसमें से एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन। तो इनके अंदर एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसी प्रोटीन नहीं होती जिनके अंदर ये डिज़ीज़ हो कि वो एंजाइम या वो प्रोटीन जाके तोड़ सके फिनाइल एलेनिन को।
तो जब क्या होगा कि उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा फिनाइल एलेनिन का, तो इसके नतीजे में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन ने एक और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना होता है जिसे हम कहते हैं टायरोसिन। और टायरोसिन इंतहाई इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है हमारे लिए, ठीक है। तो जब ये टायरोसिन नहीं बनेगा उनके अंदर, तो वो वाले हर काम जो टायरोसिन ने करने वो नहीं हो पाएंगे। और दूसरा क्या होगा कि फिनाइल एलेनिन उनमें ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। एक तो फिनाइल एलेनिन ज़्यादा होगा और इसकी जमा होना शुरू हो जाएगा, और दूसरा ये कि टायरोसिन नहीं बनेगा, तो टायरोसिन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, वो काम नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें क्यों फिनाइल एलेनिन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा, फिनाइल एलेनिन किस में टूटता था, टायरोसिन में। इसको तोड़ने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ही नहीं होगा तो किस तरह से फिनाइल एलेनिन टूटेगा, टायरोसिन में। तो जो अफेक्टेड बेबी होगा उसके अंदर क्या होगा, फिनाइल के कीटोन्स ज़्यादा जमा हो जाएंगे, फिनाइल एलेनिन ज़्यादा हो जाएगा। और जब फिनाइल एलेनिन ज़्यादा होता है तो ये एक फिनाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिनाइल कीटोन उस बच्चे के बॉडी में भी ज़्यादा हो जाएंगे, उसके यूरिन में भी ज़्यादा आएंगे, और उसका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ एक जीन ने, जो कि जीन क्या करती थी, एक ट्रांसक्रिप्शन होती थी, फिर उसकी ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनती थी, और एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स। तो एक जीन की चेंज की वजह से, जिस जीन ने फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाना था उसमें ख़राबी की वजह से क्या हो रहा है, अब वो नहीं बन रहा। जब वो नहीं बन रहा तो फिनाइल एलेनिन टूट नहीं रहा टायरोसिन में। जब वो टायरोसिन में टूट नहीं रहा तो वो काम नहीं हो रहे, हर वो अच्छा काम, मतलब बहुत से बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस जो टायरोसिन ने करने थे, एक तो वो नहीं हो रहे। दूसरा ये कि फिनाइल एलेनिन ज़्यादा हो गया, तो फिनाइल एलेनिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्व्स में, और यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से नर्व्स डैमेज होंगी। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि वो फिनाइल एलेनिन पीछे की तरफ किसी और चीज़ों में कन्वर्ट होगा। उनकी बॉडी कोशिश करेगी कि फिनाइल एलेनिन को कम करे, और फिनाइल कीटोन्स बन जाएंगे, वो यूरिन में आएंगे, तो इसलिए से फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों के सिम्टम्स क्या होंगे, इनकी स्किन लाइट कलर की होगी, क्योंकि टायरोसिन जो होता है ये पिगमेंट बनाता है। आपको जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसके अंदर टायरोसिन का काम होता है। तो आपकी स्किन हल्के कलर की, लाइट कलर की हो जाएगी, क्योंकि अब टायरोसिन नहीं है। हेयर और आइज़ भी हल्के कलर के हो जाएंगे, मेंटल और सोशल स्किल्स डिले हो जाएंगी, हेड का साइज़ छोटा हो जाएगा, और सीजर्स होंगे, स्किन रैशेस और ट्रेमर्स वगैरह, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि जिसको ऐसे डिजीज़ हो, जिस बंदे को, आपने उसको हर वो चीज़ नहीं देनी जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन हो। आपने करना है कि इसकी खुराक में हर वो चीज़ ख़त्म कर दें, हर वो चीज़ छोड़ दें जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन होता है, ताकि इसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर फिनाइल एलेनिन आप खुराक में नहीं देंगे तो वो ऑब्वियसली फिर बढ़ेगा नहीं बॉडी के अंदर। तो इस तरह से उसकी लेवल्स कम रहेंगे, यूरिन में भी डिपॉजिट नहीं होगा, यूरिन में भी नहीं आएगा, और नर्वस सिस्टम में भी डिपॉजिट नहीं होगा, और मेंटल मसले वगैरह जो हैं वो नहीं होंगे। तो यहाँ हमारी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर की डिस्कशन ख़त्म होती है। फिनाइल कीटोन यूरिया हमने पढ़ा, अभी इससे पहले हमने काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स पढ़े, डाउन सिंड्रोम पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। मेरा काम आपको एक ओवरव्यू देना है जो कि मैंने आपको दिया। अब आप इसको बुक से रीड करेंगे तो आई होप आपको सारी बात की डिस्कशन समझ आ जाएगी। रीडिंग इज़ मस्ट लेक्चर लेने के बाद। तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। चैप्टर क्रोमोसोम्स इन डीएनए चैप्टर नंबर 23 ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसको रीड ज़रूर दीजिएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।